लेकिन बहुत ज़रूरी ये होता है कि हमें यूपीएससी की लैंग्वेज जो है उस पर आना चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज आपकी शिफ्ट नहीं हो और आप इमीडिएटली जाकर वहां पर लैंग्वेज को देखने लग गए उसके जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही आपको समझ में ना आए कि वो क्या पूछ रहा है। सोइए बहुत ज़्यादा, स्पेशली ड्यूरिंग द एंड डेज, क्योंकि ये होता है कि लास्ट टाइम पर आपको नींद ही नहीं आएगी उस रात। जो भी लव्ड वंस है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनसे आपको डेली बात करनी है उनसे, क्योंकि बहुत मोटिवेशन वो ही देते हैं हमें एट द एंड। आपके जो पीयर्स है वो तो दो तीन ही फ्रेंड्स होंगे, वो ज़्यादा आपको पुल डाउन करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, आपको लगेगा कि फोमो हो रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ। तो उनसे थोड़ा दूर रहना, जो नेगेटिव लोग हैं। मैंने 8 बार प्रीलिम्स दिया है, 8 बार क्लियर हुआ है और 130 140 मेरे मार्क्स आते थे। तो मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। मैं हमेशा 60 से 80 के लगभग पेपर प्रैक्टिस करता था और दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं प्रीलिम्स के लिए। कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब तो मतलब चलो खत्म ही हो गया। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन भी आपने हटा दिया तो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। मतलब अगर एक भी ऑप्शन आप हटा रहे हो तो आपकी 33% अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है तो आपको अटेम्प्ट करना है वो। ठीक है, लिख लीजिए कुछ 30 35 40 पैटर्न्स है यूपीएससी के और वही रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे नया सिस्टम आया कि भाई 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट्स ओनली, उसमें भी वो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स एक्चुअली वर्क करती है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स हैं वो उन स्टेटमेंट्स पे लग रही है कि मतलब यूपीएससी किस हिसाब से सोचता है। So I welcome all the officers in UPSC अखाड़ा। देखो प्री आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आए, क्योंकि आई टोल्ड कि हम सबका ही जो भी बच्चे नहीं कर पाते क्वालिफाई, है ना, तो एक लंबा स्ट्रगल होता है। और जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया और मतलब कि सीएससी से तो ऊपर ही 15-20 नंबर, और कईयों ने तो 15-20 25 नंबर ऊपर किया है, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता ही है। और वो बच्चों कईयों को 2 साल पता चलता है, कईयों को 3-4 साल बाद। मैंने आपको पहले बताया था, एक तो कुछ अपनी गलती सीख लेते हैं हम लोग, है ना, उसमें टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दूसरों ने की अचीवमेंट्स, उससे अगर हम सीख लेंगे तो वो हमारी जर्नी को स्मूथ कर देगा। तो उसी के लिए आज ऑफिसर जो भी हमारे साथ आए सारे, ये आपको गाइड करेंगे। आई अगेन वेलकम एंड थैंक ऑल द ऑफिसर्स। आइए बैठ। तो मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और आकाश, आप ही आ जाओ। आकाश वर्मा है, महाराष्ट्र से, और बंगाल क्वार्टर, वेस्ट बंगाल क्वार्टर में। तो आकाश, आप इनको आखिरी के 30 डेज हैं, थोड़ा गाइड कीजिए। तो 30 डेज आप लोगों के पास हैं, तो आप लोगों की तैयारी अभी तक कितनी हुई है? मतलब क्या बेसिक्स आप लोगों का पूरा कवर हो चुका है? अच्छा, इसमें फर्स्ट टाइमर्स कितने हैं, कोई ये बताएगा, जो पहली बार देने जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सेकेंड टाइम? ओके, सो मैक्सिमम सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम? ओके, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं फिर, मतलब इस टाइम पर? टेस्ट एंड रिवीजन ना, हाँ वही चीज़ होनी चाहिए बेसिकली। आप अब जो आपके पास मटेरियल है केवल आप उसे ही रिवाइज कीजिए मैक्सिमम टाइम, कोई भी नई चीज़ पे मत जाइए इस टाइम पर, क्योंकि 30 डेज ही बचे आपके पास। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो लास्ट 30 डेज रहते थे मेरे पास, उसमें मैं एनसीईआरटी जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका था उसे बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था। साथ ही साथ जो मेरे टेस्ट सीरीज के पेपर्स होते थे, स्पेशली जो सोल्यूशंस उसके मिलते हैं, डिटेल सोल्यूशंस, केवल एक टेस्ट सीरीज रखिए, जो भी आप फॉलो कर रहे हो कोई भी कर सकते हैं। तो उस टेस्ट सीरीज को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक प्रीलिम से क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ फॉर एग्जांपल डिटेल्ड सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उस डिटेल्ड सोल्यूशन से कम आपको 8 से 10 चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो वो कोशिश कीजिए कि आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसी में से आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल जाते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, और जो सेलेक्ट होते हैं उनमें एक डिफरेंस ये मेजरली ये होता है कि सेलेक्ट नहीं होने वाले केवल और केवल क्वेश्चन रिवाइज करते रहते हैं, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के, जो भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे। लेकिन जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि जो डिटेल्ड सोल्यूशंस दिया है उसको ठीक से पढ़ेंगे, उसमें से 8 से 10 नए पॉइंट्स निकालेंगे और उसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पास्ट 25 ईयर्स या 30 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर्स देख चुके हैं, तो उसे भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। और स्पेशली जैसे जैसे आपके दिन नज़दीक आते जाएंगे उस टाइम पे कोशिश ये करिएगा, स्पेशली लास्ट 2-3 डेज में, कि केवल और केवल यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को ही आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि कई बार आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा।
या हो सकता है उसके एक ऑप्शन से, जैसे एक एग्जाम उन्होंने क्वेश्चन दिया हो उसमें 4 ऑप्शन दिए ABCD, तो यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि वो उन्हीं ऑप्शन को लेकर नया क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो उस चीज को भी अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन वही रिपीट मिल जाए वहां पर। तो ये जरूर कीजिएगा लास्ट के 2-3 डेज में, ताकि आप कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज की जो लैंग्वेज है उससे हटकर आप यूपीएससी की लैंग्वेज पर आ सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप लैंग्वेज शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपका रिवीजन केवल और केवल कोचिंग के टेस्ट सीरीज के लैंग्वेज पर ही होता रह जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी ये होता है कि हमें यूपीएससी की लैंग्वेज जो है उस पर आना चाहिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज आपकी शिफ्ट नहीं हो रहा, आप इमीडिएटली जाकर वहां पर लैंग्वेज को देखने लग गए उसके जो यूपीएससी क्वेश्चन पेपर है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन ही आपको समझ में ना आए कि वो क्या पूछ रहा है वहां पर। तो ये बहुत जरूरी है कि लास्ट 2-3 डेज में आप वो चीज़ जरूर कीजिए। CSAT को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि CSAT आपको पता ही है कि वो कितना टफ होता जा रहा है लगातार। तो CSAT पर आपकी पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। और अगर आपका पेपर बेकार भी जा रहा है, प्रीलिम्स फर्स्ट पार्ट GS1, तो भी ये कोशिश कीजिएगा कि उसका जो रिपरकशन है वो आपके CSAT के पेपर में ना दिखे। कि कई बार ये हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि GS का पेपर मेरा बिगड़ गया था, ऐसा मुझे लग रहा था कि GS का पेपर बिगड़ गया, और मैंने कम से कम आधा घंटा जो रहता है उसके बीच में, जो टाइम फ्रेम रहता है जो आपको GS1 और CSAT के बीच में मिलता है, उसमें आधा घंटा और 1 घंटा मैंने ऐसे निकाल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो कोशिश कीजिएगा कि वो आप गलती मत करें। भले आपका पेपर बेकार गया, आपको लग रहा है कि मेरा पेपर बेकार गया है, कभी कभी ऐसे फीलिंग्स आ जाती है कि मेरा पेपर बेकार जा रहा है, तो भी पेपर साइड करिए और CSAT को रिवाइज कीजिए। मतलब CSAT का जो भी आपका रिवीजन पोर्शन है वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो एक मेजर रोल अब प्ले करना लग गया है। इसी के साथ साथ अब लास्ट 30 डेज हैं, तो आप लोग जो पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लिख रहे होंगे आप लोग, तो वो कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन चल रहा है आपका कि आपका ऑफलाइन चल रहा है? हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है कि ऑफलाइन चल रहा है, क्योंकि जो रिवीजन आपका हो रहा है वो साथ साथ आपका उसमें भी होना चाहिए। ऑफलाइन आपको पता रहना चाहिए कि OMR शीट्स आप कहीं गलत तो नहीं भर रहे हैं। कई बार ये होता है, इसमें आप ही को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप OMR शीट्स कैसे भरना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग साथ साथ भरेंगे, जैसे आपने बना लगा दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप एंड में भरेंगे OMR शीट्स, इमीडिएटली एंड पर। तो ये आपको डिवाइस करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि OMR शीट्स भरते हुए समय कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आप जल्दी जल्दी भर रहे हैं। लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट्स में OMR शीट, कई बार ये टेंडेंसी होती है कि हम लास्ट में भरेंगे और 10-15 मिनट्स में हम बहुत जल्दी में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे इसमें भी टाइम बचाना है ताकि मैं और क्वेश्चंस कर सकूं सॉल्व। और उस चक्कर में क्या होता है कि आप गलत भर देते हैं 2-3, और 2-3 क्वेश्चंस अगर आपने गलत भर दिए तो आप यहाँ से वहाँ हो जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी कि आप इवन OMR शीट पर भी कुछ भी गलत मत भरिए, क्योंकि मुझे याद है मेरा जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था अपना, तो मैंने OMR शीट में अपना नाम गलत भर दिया था। तो जब मैंने नाम गलत भर दिया तो उन्होंने आगे मुझे डांटना शुरू कर दिया वहां से, और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर, अगर जब आपको कोई डांट रहा है, आपका वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, और जब आपको कोई डांटा तो आपका पूरा का पूरा माइंड सेट हिल जाता है। तो ये जरूरी कि आप बहुत ज्यादा काम रहें उस टाइम पर। तो OMR शीट तो मतलब गलत भरना इज अ फेटल मिस्टेक इन दिस एग्जामिनेशन, तो उससे बचना है। और लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि सोइए बहुत ज्यादा, स्पेशली ड्यूरिंग द एंड डेज, क्योंकि ये होता है कि लास्ट टाइम पर आपको नींद ही नहीं आएगी उस रात। कई बार ऐसा बच्चों के साथ हो जाता है, मतलब मेरे रूम पार्टनर के साथ ऐसा हुआ था, वो फर्स्ट टाइम अपना उस टाइम प्रीलिम्स एग्जाम दे रहा था और उसे रात में नींद नहीं आई, और उसने मतलब उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे थे, लाइक 120 प्लस चल रहे थे उसके मॉक टेस्ट में नंबर, और क्योंकि उसे रात में नींद नहीं आई उस D-Day के दिन, तो उसने पेपर बहुत बेकार लिखा और उस चक्कर में उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। तो पूरा साल फिर आपका इस तरीके से ले जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 हफ्ते पहले से या एटलीस्ट 15 दिन पहले से आप ठीक से सोइए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सीधा लास्ट डे सोऊंगा जाकर या सोऊंगी जाकर, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ही वैसे वर्क नहीं कर रही है, और क्योंकि वर्क उस तरीके से नहीं कर रही है तो आप सोओगे नहीं उस टाइम पर, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका दिमाग अच्छा नहीं चलेगा नेक्स्ट डे, और पूरा का पूरा जो आपकी साल भर की मेहनत है वो चली जाएगी वेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट 14-15 दिन, हो सकता है अभी आप रात रात भर जग रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट 14-15 दिन पहले से सोइए ठीक से, एटलीस्ट 8-8 घंटा, वो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रिवीजन इज द की। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम लगाते हैं, उनका जो पेपर फॉर्मेट आता है, और एक जो यूपीएससी का है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम की शब्दावली है वो अलग है जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगाते हैं ना, तो उससे अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, तो बताया सर ने भी। और बाकी फैक्टर यही, कुछ नया मत कीजिए, जितना आपने किया है उसको बार बार देखते रहिए, ठीक है। जो नया पॉइंट दिखे तो उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, जो पुराना है उसको रिवीजन करते रहिए।
तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे सर ने बताया कि जो एप्टी का पेपर है, पेपर 2, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है, क्योंकि मार्कशीट आई है बच्चों की जो 23 का दिया है बच्चों ने, जीएस में उन्होंने 110 120 स्कोर किया है और एप्टी में 50 हैं 40 हैं, ये स्कोर देखे गए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई मतलब वो साल एक वेस्ट ही हो गया, मतलब आपकी थोड़ी गलती से, ठीक है, क्योंकि जीएस की कट ऑफ इतनी जा ही नहीं रही। अगर आप देखोगे 73 74 जाए, तो अगर आप देखोगे कि भाई 35 36 सवाल भी ठीक हो गए तो भी मतलब चांस रहता है बनने, तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि 67 मार्क्स लाने वो फिक्स है, तो उस पर आप काम करते रहिए। और इसी के साथ मैं अंशुल सर को बुलाना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को बताएं। आइए सर। सबसे पहले मैं विनय सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे बुलाने के लिए, और हमारे दीपेंद्र सर बैचमेट हैं हम दोनों, इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा अपनी जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। कुछ नया नहीं है, मतलब सबसे पहले तो कुछ नया नहीं करना है। सबसे पहले तो जो कर रहे हैं वही करना है। पहला तो है जीएस, सेकंड होगा सीसेट, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज आने वाले 30 दिनों के लिए वो है मेंटल हेल्थ। ये जो है मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है ये आगे आने वाले 30 दिनों में बनने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे एक पॉइंट आकाश सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया, सोने वाला। वो लगता है कि यार ऑलरेडी नींद आ रही है इतनी सारी, तो हम तो ऑलरेडी सो रहे हैं इतना, लेकिन एग्जाम के टाइम पे एग्जाम से पहले नींद नहीं आने वाली, वो सही बोल रहे थे। तो इसमें सबसे पहले स्लीप के लिए क्या करना है आपको, ये तो जो भी इन्होंने कहा सर ने सही कहा एकदम, लेकिन जो आप एग्जाम लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, वो यूपीएससी का जो भी टाइम फॉलो होता है 9:30 टू 11:30 है ना टाइम, 11:30, इसके अंदर आप जीएस लगाएंगे, और सेकंड एग्जाम सीसेट वो इस टाइम में लगाएंगे। इससे क्या होगा, एक बॉडी क्लॉक होती है हमारी, इस टाइम में हमारी बॉडी क्लॉक मोस्ट एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका पढ़ाई भी आपको इस टाइम में करनी है, सोना नहीं है ना खाना है इस टाइम में, और पढ़ाई इस टाइम में करनी है और एग्जाम भी इसी टाइम पे देना है। मतलब पढ़ाई तो बाकी टाइम पे भी करनी है, लेकिन इसमें तो करनी ही करनी है इस टाइम पीरियड में। सेकंड चीज़ क्या है मेंटल हेल्थ के लिए, कि आपके जो भी लव्ड वंस है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनसे आपको डेली बात करनी है उनसे, क्योंकि बहुत मोटिवेशन वो ही देते हैं हमें एट द एंड। आपके जो पीयर्स है वो तो 2-3 ही फ्रेंड्स होंगे, वो ज़्यादा आपको पुल डाउन करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, आपको लगेगा कि फोमो हो रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ। तो उनसे थोड़ा दूर रहना, जो नेगेटिव लोग हैं, और जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स जो भी हो सकते हैं आपके, उनके साथ आपको रहना है और उनसे बात करनी है। उनको आप अपने जो भी है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको बता सकते हैं कि पढ़ाई में कुछ इश्यू हो रहा है या फिर जो भी है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ये हो गया मेंटल हेल्थ का पार्ट। अब बात है जीएस पे। जीएस में मैंने जो किया था, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, तो इनिशियली मेरे मार्क्स 100 के आसपास प्री सारे क्लियर हुए। इनिशियली 100 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने एक चीज़ करी, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें 1995 से लेकर अभी तक के 2023 के सारे पेपर्स हैं। एज अ पोल उन्होंने उसको बना रखा है, ABCD, उसमें आप सेलेक्ट करो और वो बताया था सही है गलत है। टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने ये पूरे सॉल्व कर लिए और 2-3 बार सॉल्व करे। इससे क्या हुआ कि यूपीएससी कैसे सोच रहा है वो मुझे पता चल गया, कि कैसे पेपर सेट करता है वो, क्या क्या क्वेश्चंस उसने अभी तक बनाए हैं। 2-3 तो रिपीट होंगे ही होंगे, इसमें से रिपीट 2-3 आराम से रिपीट हो जाएंगे। तो इसमें आपको एक तो यूपीएससी की माइंडसेट पता चल जाएगी, क्योंकि एट द एंड क्या होता है, हम पढ़ाई बहुत सारी करते हैं लेकिन पेपर में पढ़े हुए खाली 20 या 30 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। बाकी के 70 क्वेश्चंस किसी को नहीं आते। आपको लगता है कि जो 120 130 स्कोर कर रहा है कुछ उसको पहले उसकी नॉलेज थी, नॉलेज किसी को नहीं है, नॉलेज सबको एक जैसी है। बस ये है यूपीएससी की माइंडसेट, कोई समझ जाता कोई नहीं समझ पाता। अब ये यूपीएससी की माइंडसेट कैसे समझे वो इससे समझ जाएंगे आप। इसका टॉपिक जो है वो 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, तो वो इससे हो जाएंगे कवर, ठीक है। अब बाकी सेकंड जीएस में यही है कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं अभी तक वही करें,
कुछ नया मत करिए इस टाइम पे, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है सी सेट। अब सर ने बताया जीएस तो सब निकाल रहे हैं, लेकिन सी सेट अटक जाता है लोगों का। तो सी सेट में मैंने एक चीज़ देखी थी लास्ट ईयर, मैं भी कुछ बच्चों को गाइड कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, लोग अटेम्प्ट गलत कर लेते क्वेश्चन। आप अगर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, जैसे मैथ्स का एग्जांपल लूँ, तो स्टार्ट कर लिया, आपको लगता है कि पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 2-3 मिनट लगाए नहीं सॉल्व हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, नहीं समझ आया, आगे चले गए। तो ऐसे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सी सेट में अपने स्ट्रेंथ एरियाज देखने हैं क्या है। कुछ लोगों के वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो मैथ्स हो सकती है। अब खाली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि 27 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। 27 का मतलब है 66 मार्क्स। ये तो सारे सही हो जाए इम्पॉसिबल है। और मैथ्स के आपको, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग भी है, मैथ्स के आपको एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। अब मैथ्स में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तो नंबर सिस्टम वाले मेरे को ईजी लगता है, और मोस्टली लोगों को ईजी लगते हैं। जैसे रिमाइंडर निकालना है, कुछ भी पैटर्न आपको दिया उसमें मिसिंग नंबर निकालना है, ये वाले क्वेश्चन जनरली ईजी होते हैं। तो आपको यही करना है। इंग्लिश तो चलो हो जाती है, इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। मैथ्स में आपको पेपर सॉल्व करने हैं यूपीएससी के, लास्ट 4 to 5 ईयर्स के सॉल्व कर लीजिए। मैथ्स में आपके कौन से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप वही पकड़ लीजिए और वही अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स में। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो और पेपर में सिर्फ वही क्वेश्चन करो। जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब बाकी मैथ्स के क्वेश्चन पे आओ। तो इससे आप मतलब 10 to 15 क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी में होते हैं, जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाते हैं मैथ्स में। बस वो आइडेंटिफाई करने हैं। आउट ऑफ 53 आपको 15 to 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं कि जो मुझे सॉल्व करने हैं। अब देखोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन टाइम कहाँ लगता है, आप गलत क्वेश्चन उठा लेते हो और वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी आकाश सर और दीपेंद्र सर ने बता ही दिया। आई हैव नथिंग न्यू टू ऐड। थैंक यू। थैंक यू। और अब मैं काशपुरी गोस्वामी सर को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। आइए सर। कवर कर ही है। मैं भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूँगा। मैंने 8 बार प्रीलिम्स दिया है, 8 बार क्लियर हुआ है और 130 140 मेरे मार्क्स आते थे। तो मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। मैं हमेशा 60 से 80 के लगभग पेपर प्रैक्टिस करता था, और दूसरे तीसरे अटैम्प्ट के बाद मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं प्रीलिम्स के लिए। बस जैसे ही वो टाइम आया लास्ट के 2 महीने का, 60 to 80 मैंने पेपर प्रैक्टिस कर लिए, हो गया। और एग्ज़ाम में भी नॉलेज का मतलब बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वो इट्स लाइक अ गेम। आपको एग्ज़ाम मोड में, प्रेशर में सही ऑप्शन चूज़ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही आती है। वो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी सारी पढ़ लिए और सारे बुक्स पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी है पढ़ने के लिए, सिर्फ वो पढ़ लेने से हम जाके वहाँ पे टिक मार देंगे, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन वगैरह अभी थोड़ा ये है कि 2 करेक्ट 3 करेक्ट तो थोड़ा कम हो गया उसका, बट यूपीएससी कैन चेंज। तो प्रैक्टिस करो जितनी कर सकें, और लास्ट के दिनों में डेली एक मत करो, 2-3 भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि वो एक इट्स लाइक अ गेम। जितना तुम उस मोड में रहोगे, जितना उसको प्रैक्टिस करोगे, वो ही वहाँ पे काम में आएगा। उतने प्रेशर में नॉलेज शायद ना काम आए, मतलब मेरा ऐसा मानना है, और यही मेरे लिए वर्क करा है। सी सेट में अभी 1-2 साल पहले तक लोगों की स्ट्रेटजी रहती थी, खासकर IITians की, कि सिर्फ मैथ कर लेंगे हो जाएगा, और मेरी भी यही रहती थी। बट 1-2 साल लास्ट के 2 अटेम्प्ट में मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी कि सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना है। जैसे अंशुल ने भी बताया, दोनों में से ईजी चूज कर लो, और टॉपिक्स पहले से प्री डिसाइडेड होने चाहिए। जैसे उसने बताया नंबर सिस्टम मुझे ईजी लगता है, जो भी ईजी लगता है, टफ लगता है। जो टफ लगता है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो टफ ही आता है, IITian से भी नहीं होता है, तो उसको छूना ही क्यों है। और एक बार तुमने टच कर दिया, 2-4 मिनट खराब हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया, पूरा पेपर धीरे धीरे वो स्पाइरल होता है और वो खराब हो जाता है। तो टॉपिक्स प्री डिसाइडेड होने चाहिए कि सी सेट में मैं ये करने वाला हूँ टॉपिक्स अटेम्प्ट, तो वो पहले से हम PYQ से प्रैक्टिस भी कर लें। तो उस तरीके से हमको अभी से प्रैक्टिस करनी है। और सेम है कॉम्प्रहेंशन के लिए। 27 अगर आते हैं तो वो सारे टफ नहीं आते हैं, उसमें करीबन 12 ऐसे रहते हैं जो 5-6 लाइन ही रहती हैं, और उसमें क्वेश्चन भी सिंपल रहता है, तो उसको ही अटेम्प्ट करना है।
तो उससे हमारा समय बच जाएगा। तो इतना ही है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। देखो यही है कि जैसे जीएस हम पढ़ते हैं, जीएस करते हैं, तो मान लो मेरा कोई टॉपिक बचा हुआ है जीएस का और मैंने आज पढ़ा, तो पढ़ा जा सकता है, तो सीधा फैक्ट है। मान लो कोई ठीक है सवाल तो ऐसा है। जो एप्टी का है, एप्टीट्यूड का जो दूसरा पेपर है, वो एक स्किल सेट है। वो मतलब ये तो है नहीं कि मैंने रात को प्रैक्टिस किया, सुबह में सवाल कराऊंगा, पूरे साल भर मैंने किया नहीं। तो उसका वो है कि वो प्रैक्टिस से ही होगा, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और यही बता रहे हैं, सभी का यही है, क्योंकि सबका लंबा स्ट्रगल रहा है, तो सभी ने बार बार एग्जाम निकाला भी। तो वही है कि जीएस फिर भी हो जाएगी। तो जीएस में थोड़ा यूपीएससी फॉर्मेट बदला है, ओनली 2 पेयर 3 पेयर। तो जीएस को पहले प्रिडिक्ट कर दिया था लोगों ने कि ऐसा ऑप्शन दे दो ये होगा, 1 3 नहीं देते, वो 1 ऑप्शन देते हैं। तो हमने प्रिडिक्ट किए थे, हम उसी के बेस पे लगा के आते थे। अब उन्हें 1 पेयर 2 पेयर देखो अब कितने दिन सस्टेनेबल रहेगा, और उसकी वजह से कट ऑफ भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो उसका फायदा भी है, फिर आप एप्टी स्ट्रॉन्ग कर लो, कट ऑफ निकल जाएगी। हमें मार्क्स तो जुड़ने नहीं जीएस के, तो इतना है नहीं कि भाई मेंस में जुड़ने को रैंक डिसाइड करें। तो आप बेयर मिनिमम 75 तो 76 ले आओ, 100 का भी कोई फायदा नहीं है, तो आप ले आओ। पर वो है कि एप्टी में आप नहीं रहने चाहिए, मतलब वो है ना। तो इसी के साथ में मेरे प्रिय मित्र बासु सिंह को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। आओ बासु सिंह, प्रिय मित्र जी, लगाओ। थैंक्स सना सर, थैंक्स, धन्यवाद। तो बेसिकली अब जस्ट 30 डेज ही बचे हुए हैं, तो अब ज़्यादा ज्ञान देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, जो ऑलरेडी आकाश भाई ने दे दिया है और इन्होंने दे दिया है। तो इसलिए फिर मैं मतलब मोस्टली मतलब उन 2 आवर्स में आपको क्या करना है, मोस्टली वो आपको पहले से, अगर पहले से प्री डिसाइडेड है तो बहुत फ़ायदा देता है। आप लोग ऑलरेडी मॉक्स दे ही रहे हैं, तो आपने कुछ डिसाइड किया है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल उसी वक्त। लेकिन फिर भी आपको मॉक्स देने के बाद कुछ मतलब आइडिया लगता होगा कि कितनी एक्यूरेसी है आपकी, क्योंकि आप वहाँ पे पेपर लेवल देख करके आप अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 25-30 तो लोगों को आ जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसके बाद लोग गैस वर्क करते हैं, और कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि गैस वर्क ठीक हो ही जाता है कुछ लोगों का, क्योंकि कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं तो हो ही जाता है। तो इसलिए फिर मतलब कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अटेम्प्ट करना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए, चाहे मोर देन 1, मतलब कि ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट, कितना ही टफ कर दो उतना जाएगा कट ऑफ जनरल का। तो उसके लिए एक ये पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि मतलब कि कितने अटेम्प्ट करने हैं। मेरे ख्याल से मतलब यार इस वक्त तो 75 तो मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि इससे कम करेंगे तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा ये है कि गैस वर्क आप लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तब तो मतलब चलो ख़त्म ही हो गया लेकिन अगर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन भी आपने हटा दिया तो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। मतलब अगर एक भी ऑप्शन आप हटा रहे हो तो आपकी 33% अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है तो आपको अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन किसी भी हालत में। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अपने को मतलब ऐसा रहता है कि अपने को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता रहता, लेकिन एक हल्का सा हंच टाइप का रहता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, वो अटेम्प्ट करना है। तो मतलब कि मैक्सिमम जितना हो सके अपने को अटेम्प्ट करना है, केवल वही क्वेश्चंस छोड़ने हैं जिसमें कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब एकदम ही मतलब पार हो रहा है, तो मतलब इस हिसाब से करना रहेगा। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो मतलब मिनिमम 75 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ले तो अच्छा है, उससे ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया है मतलब लेकिन 75 तो अटेम्प्ट कर ही लीजिएगा। सर मैं करता था तो मैं तो पहले जैसे कि स्टार्टिंग से चालू करता था, और उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन मैंने देखा तो उससे मुझे लगा कि ये हो सकता है, मैं उसी वक्त टिक मार्क कर लेता था। तो फर्स्ट 1 आवर ऑलमोस्ट 1 and 30 आवर 1.5 आवर्स में मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था और सब में टिक मारता था कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि जिसमें कि मैं पक्का श्योर होता था वो उसी वक्त भर लेता था। जैसे फर्स्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें पक्का श्योर था वो उसी वक्त भर लिया 20-20 कर करके। और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस रहते थे जिसमें कि जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती थी, एक भी एलिमिनेट कर दिया तो फिर से सेकंड राउंड में उन लोगों को भर लेता था मैं। और उसके बाद फिर अब जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसे तो छोड़ना ही था, लेकिन मैं टिक सब पे करता था कि मतलब कि
अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तभी भी एक बार लगा दो यार, पेपर में ही तो लगा रहे हैं, कोई भर थोड़ी ना रहे। तो इसलिए मतलब कि वो तो करना ही है मतलब। तो फर्स्ट 1.5 आवर्स में आपको इतना कर लेना है कि आप एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लें और एक बार अपने हिसाब से जो भी लग रहा है एक बार टिक मार लें कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो उससे मतलब कि मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था, क्योंकि लास्ट के 30 मिनट्स में मतलब ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन 25 to 30 हो जाते थे जो मैं भर लेता था, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 100% श्योर रहता था, उसमें से भी 2-3 गलत होते थे। तो इस हिसाब से तो वहाँ तक तो पहुँच जाता था मैं। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस रहते थे, मेरा रहता था कि ऑलमोस्ट 90 तो अटैम्प्ट करूँ यार मैं, और 90 अटैम्प्ट करके मतलब 125 तक तो पहुँच जाता था मामला। तो ये रहता था। लेकिन अभी मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप अपने उस हिसाब से अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से देखिए, और मतलब 75 तो अटेम्प्ट करिए ही करिए, वरना आप रेस से बाहर हैं, मतलब बेसिकली बात ये है। तो ये कर लीजिएगा। और उसके बाद जैसा कि मेंटल हेल्थ के लिए बताया ही है सर ने, यार मैं रेड बुल चढ़ा के जाता था सुबह 9 बजे, एग्ज़ाम से पहले पी लो तो एकदम मतलब फर्स्ट क्लास लगता है, मतलब अच्छी फील आती है। तो मतलब कि या तो कॉफ़ी पी लो या रेड बुल पी लो, एक उसे पी लो और उसके बाद 2 बजे एक और पी लो। बस उसमें लिखा रहता है कि 2 बार से ज़्यादा मत पीना वरना फिर डेंजरस होता है, तो बस 2 ही पीना फिर। वही सर। तो मतलब ये रहता है कि 9 से 11 के बीच एक बार उस पियो, दोपहर में ऐसे कुछ हल्का फुल्का खा लो और उसके बाद फिर एक और बार पी लो, तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। तो फिर मतलब अगर रात को नींद भी नहीं आई ना तब भी चलेगा, वो हो जाएगा, निकल जाएगा। हैं? नहीं, चाय से नहीं चलता। चाय से नहीं हो पाएगा। चला लो यार, अगर चल रहा है तो चल, लेकिन एक बार रेड बुल ट्राई करना है यार, मतलब फील आती है मतलब एकदम, वही है। पेपर का तो आपने बता दिया, फिर भी अभी 1 महीना और है इसके बाद। हाँ हाँ तो इसमें जैसे बताऊंगा और क्या बताऊं, हाँ। अलग से करता हूं। देखिए इस वीक मतलब लास्ट 30 डेज बचे हैं, तो उसमें देखिए पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता था। पॉलिटी में आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% होनी चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं आ रहे हैं मार्क्स तो मतलब फिर बाकियों में कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो पॉलिटी में तो निकाल ही दो। इसके बाद सेकंड होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक यार, अगर थोड़ा सा मतलब कि ट्रिक व्रिक लगा लो, एलिमिनेट कर लो, तो वो भी काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो उसमें भी एक्यूरेसी 60-70 या 75-80 तक पहुँच जानी चाहिए। इसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। वो यार डिपेंड करता है आप लोगों का कितना अच्छा है, क्योंकि उसमें यार एकदम ही आर्बिट क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत आजकल प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स नहीं रह गया है, पिछले 10-12 साल का कुछ भी पूछ देते हैं। तो इसलिए फिर उसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई विजन के 365 करके चले गए यार, और मंथली मंथली तो अब हो नहीं सकता। तो मतलब वही है, मतलब यार 150 पन्ने कौन पढ़ पाएगा, कौन रिवाइज कर पाएगा। तो इस हिसाब से मतलब जो भी है, मतलब कि आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं उसे पढ़िए, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मतलब कि भरोसा मत कीजिए। वो ठीक स्टैटिक में मतलब कि कोशिश कीजिए कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री भी ठीक ठाक है, उसमें मार्क्स आते हैं तो उसके मतलब निकालने हैं सारे। पॉलिटी ऑलमोस्ट पूरी निकालनी है, इन्वायरमेंट अच्छा खासा अटेम्प्ट करना है और निकालना है। इसके अलावा साइंस एंड टेक यार उसमें कुछ कुछ मतलब हो जाते थे, उसमें मतलब एलिमिनेट हो जाते थे 1-2 ऑप्शंस, और मेरा तो यही मानना था एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया तो अटेम्प्ट करना है, और एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था उसके अंदर कुछ भी करके, मतलब कहीं यहाँ से तिगड़म बिड़ाई वहाँ से हो जाता था, तो वो कर लीजिए। और उसके बाद फिर क्या बचता ही क्या है, फिर जियोग्राफी, उसमें देख लीजिए कितने हो पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और जीसी लियोन के आगे आदमी जाता नहीं है जनरली, मतलब कि तो मैं भी बस उतना ही पढ़ता था। एनसीईआरटी और जीसी लियोन से जितने बन गए बन गए, उसके अलावा नहीं बने तो छोड़ दिया, और नहीं छोड़े तो फिर मार्क तो करना ही रहता था। तो इसलिए फिर, और मैंने देखा था कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑलमोस्ट 100% अटेम्प्ट करके आते थे क्वेश्चंस, और उनके मार्क्स आते थे। तो उसे भी आप देख लीजिएगा कि मतलब अपने हिसाब से। और बाकी सी सेट का तो जैसा बता ही चुके हैं अंशुल सर और आकाश सर, तो उसमें तो मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस मुझे लगते थे यार थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार पिछले 4-5 साल के पढ़ लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कैसे कौन कौन से हैं, तो उसमें मतलब मोस्टली निकल जाते हैं। और बाकी मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करनी है तो बता ही चुके हैं, तो बस यही था मेरा। ओके ठीक है बस सर। तो वही है ना कि जैसे सर ने बताया कि आपको जब एग्ज़ाम दोगे कि 20 से 25% ही आपका पढ़ा हुआ है, बाकी आप गैस वर्क ही करोगे, गैस वर्क करोगे, एलिमिनेट करोगे,
तो वो फैक्टर है ना, एक इंट्यूशन फैक्टर है। कई बार ये होता है कि आपने पहले बार ठीक लगा दिया, फिर आपका 10-15 मिनट बाद दोबारा दिमाग चला और आपने बदल दिया आंसर, तो जो पहले वाले इंस्टिंक्ट है वो ठीक मिलते हैं जनरली। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो ना कि बार बार यही समझ में आ रहा है कि भाई गैस वर्क से आपके 20-30 मतलब आपको जो एक्चुअल में आता होगा 20-30% ही आता होगा, बाकी हमें ठीक करना है। तो अब मैं अपने दूसरे प्रिय मित्र अर्पित जी को बुलाना चाहूँगा, कहते हैं। तो यार बासव जी ने सब कुछ बता ही दिया है, वैसे तो सारा ज्ञान हो गया है। यार मोस्ट ऑफ द चीजें मेरे ख्याल से कवर हो गई हैं। कुछ कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स, मतलब हर बार 99 पे आके अटक जाता, तो उस टाइम कट ऑफ 100 के आसपास ऐसे कुछ जाती थी। तो अब उसके बाद फिर मैंने मतलब क्या डिफरेंट किया और फिर मेरे अच्छे नंबर आए, 140 भी आए, 125 भी आए, मतलब वो आए। तो वो डिफरेंस जो था वो मेजरली जो इसने बताया कि पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यूज से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी, और उसमें फिर काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो पहले तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो कुछ चीजें हैं जो सेट हैं, जो प्रीवियस ईयर से आप देखोगे, और वो पैटर्न्स आपने अभी तक हालांकि अभी तक आइडेंटिफाई कर लेने होने चाहिए थे, बट अगर कर लिए तो वेरी वेरी गुड, कर नहीं भी किए तो अभी भी टाइम है अपने पास, है ना। अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम्स में अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर मिनिस्ट्री के बारे में कोई स्कीम है तो मिनिस्ट्री मोस्टली गलत ही होती है। तो ये कुछ चीज अब पैटर्न्स हैं उसमें, वो एक जगह लिख लीजिए, कुछ 30 35 40 पैटर्न्स है यूपीएससी के, और वही रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे नया सिस्टम आया कि भाई 1 स्टेटमेंट ओनली, 2 स्टेटमेंट्स ओनली, उसमें भी वो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स एक्चुअली वर्क करती है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स हैं वो उन स्टेटमेंट्स पे लग रही है कि मतलब यूपीएससी किस हिसाब से सोचता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्स जो जहां भी होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, वो मोस्टली गलत ही होते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और वो प्रीवियस ईयर से वो पैटर्न्स आप रीड अप कर पाओगे, तो मतलब वहां बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाता है मेरे ख्याल से। मतलब एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि आपकी बेस रीडिंग कैसी है। जैसे बेस रीडिंग अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो फिर इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपके नंबर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये तो कुछ चीजें जो आपको करनी है, मतलब इंडिविजुअली करनी है। इसमें बहुत सारी कुछ कुछ पैटर्न, जैसे मैं देखो ऑफ द टॉप ऑफ द माइंड, जैसे गवर्नमेंट के जो प्रो स्टेटमेंट्स हैं वो सही ही होंगे, मतलब ऐसा मान के चलो कि मतलब अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली, अगर आपको पता है तो बात अलग है, बट इन जनरल वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ गेस वर्क। तो ये वाली चीजें हैं कुछ कुछ पैटर्न्स, ठीक है। तो ये एक पहली चीज है जो मुझे लगता है कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली वो 2 घंटे में क्या करना है, 2 घंटे में कैसे वो देना है। तो मैं कैसे करता था कि मतलब क्योंकि मेरा पेपर छूटता था प्रीलिम्स का, मैं ओवर थिंकिंग की मेरी प्रॉब्लम थी मतलब बहुत ज्यादा, तो मैं सोचता था कि इसको मतलब डिवाइड कर लेता हूं। 30 पहले 30 मिनट में मेरे 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, फिर 1 घंटे में मेरे 80 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, 1 घंटे 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन एक बार हो जाने चाहिए, 5 मिनट का मैं उस टाइम गोले भरता था, और उसके बाद फिर मैं बचे हुए जो 30 मिनट बचे उसमें वापस से उल्टा चलता था, क्योंकि 100 से वापस उल्टा चलता था, क्योंकि वो क्वेश्चन उस टाइम याद होते थे। तो ऐसे उल्टे चल, तो ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, मेरे को इससे बेनिफिट मिला। इसके अलावा और एक और चीज मैं लिख के लाया था, एंग्जाइटी इश्यूज पे काफी बात हो चुकी है। वैसे एक इंजीनियरिंग का जो बायस है कि भाई हमें आता है, वो इसने बोल दिया काफी ज्यादा कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं हमेशा मैथ्स ही अटेम्प्ट करता था, तो मैं इंग्लिश करता ही नहीं था। और लास्ट वाले अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैथ्स हो नहीं रही थी मेरे से, मतलब अच्छे कॉलेज से होने की वजह से आदमी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है, तो वो मत करना कभी। मतलब इंग्लिश अगर इजी है तो कर लो, वो थोड़ा ध्यान रखना ही है, अब तो सीसैट बहुत डिफिकल्ट आ रहा है ना। एक और चीज है कि अभी जैसे आप लोगों के पास टाइम कम है, तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, सॉल्यूशंस है ना, जो जैसे मान लो विजन देख लिया आपने, विजन के जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बेसिकली कंटेंट चाहिए। आपको पेपर करना अगर आता है तो ज्यादा बार बार वो सेम क्वेश्चंस को रिपीट करके करने की कोई जरूरत नहीं है, रादर देन फोकस ऑन पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। ये यार मोस्टली तो, और बाकी हर चीज के एक ये है, आखिरी वीक में ना हर चीज के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो विजन हो, चाहे वो ये स्टैटिक है, चाहे मॉडर्न हो गया, ज्योग्राफी हो गई, मैपिंग हो गई, तो आपके बहुत बहुत शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। तो उसी को बार बार रिवाइज करना। लास्ट वीक में सब कुछ रिवाइज अगर नहीं हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और आखिरी में बोलूंगा, एक एंग्जाइटी में जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई स्लीपिंग बोलते हैं, या प्लान करो अच्छे से, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है कभी कभी, तो वो उससे भी बेटर होता है घर वालों से बात करो, गर्लफ्रेंड जिससे भी बात करनी करो। पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली अगर सपोज आपको पता है उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, मतलब ये होता है कुछ लोगों के साथ कि एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है कि नींद नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप मेडिकेशन भी ले सकते हो उस चीज के लिए। और मेरे कई दोस्त करते थे, मतलब अभी आईपीएस है, आईएएस है, तो वो जैसे रात को कुछ दिनों पहले उनको समझ जाता था, तो एक बार लेके देख लेते थे कि छोटी सी गोली आती थी, उससे बढ़िया नींद आती। अगर नींद नहीं आई क्योंकि उस दिन, तो दिक्कत हो सकती है, तो ये रिस्क मत लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, तो डोंट टेक दैट रिस्क। तो ये मेन बात है।
ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली फ्रैंकली बता रहा हूँ, करंट अफेयर से सवाल नहीं आते, बहुत कम सवाल आ रहे हैं करंट अफेयर से। पिछले 6-7 साल के जो बेसिक हो चुका है ना, उसी से सवाल आते हैं। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर तो है ही, बाकी जो जो सब कर रहे हैं वो तो आपको देखो करना पड़ेगा, जैसे विजन है या फिर जो भी आपका करंट अफेयर का मटेरियल, आपको यू विल हैव टू डू वन पर्टिकुलर थिंग, बट ओवर एम्फेसाइज मत करो। इससे अच्छा पीवाईक्यू कर लो, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और वो पैटर्न है बहुत क्लियर। जैसे किसी भी क्वेश्चन उसका ऑप्शन अगर अशोका आ गया या अकबर आ गया तो वही आंसर, मतलब क्योंकि यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू नो इंट्रिकेट थिंग्स अबाउट बिग एम्परर्स, नॉट मतलब अबाउट स्मॉल एम्परर्स के बारे में कुछ भी पूछ ले, ऐसे नहीं करेगा यूपीएससी। तो वो पैटर्न्स यू हैव टू नो, और उससे देयर इज अ जंप इन मार्क्स। तो आई वुड लाइक टू पीवाईक्यू पे पूरा अपना फोकस डाल दो। अगर अब ज्यादा पेपर्स नहीं कर पा रहे नए, दैट इज आल्सो ओके, इट डज नॉट रियली मैटर। सीसैट में क्वेश्चंस यार, मतलब सीसैट में, हाँ हाँ, यार मतलब ऐसे जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जैसे मैं पहले 53 के मैथ्स वाले थे, उन पे सारा टाइम लगाता था, तो उसमें मेरे 43 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता था, तो उसमें 41 सही हो जाते थे, तो मेरा काम हो जाता था। तो मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं कि अगर बैलेंस करना है तो क्या करना है। तो मतलब इसमें, लेकिन फिर भी अगर तुम देखना चाहो कि मतलब तुम्हें पता है कि भाई 20-25 मेरी जैसी भी तुम्हारी मैथ्स है, उस हिसाब से यार 20 तो मैं कर लूंगा, जैसे पेपर आ रहा है तो 20 में इसमें कर लूंगा, और उसके अंदर मैं लगभग 20 लगा लूंगा सपोज, तो 20-20-40, तो 40 तुम्हें सही चाहिए, 40 में तुम कंफर्टेबल हो, है ना। तो उसमें इंटू 2.5 करके तुम कितनी भी नेगेटिव मान लो, कितना ही हो जाएगा। तो वही है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? हाँ हाँ, आंसर से पहले कभी कभी क्या होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है, पेपर हम करना स्टार्ट करते हैं तो पैनिक अटैक आ जाता है। जैसे हमने पेपर उठाया, देखा यार ये भी नहीं आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं आता, 10 क्वेश्चन तक पहुंचे, क्वेश्चन तक नहीं आता, ठीक है, तो आपका पेपर गया है, आप पैनिक कर जाओगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता, एक सब कर। उससे बचने के लिए क्या करना है, पेपर ऐसे सेट होता है, टॉपिक वाइज होता है, एक तरफ एनवायरमेंट मिलेगा 1 to 20 क्वेश्चन, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, तो आपका कोई ना कोई स्ट्रेंथ एरिया रहेगा। जैसे मेरा पॉलिटी था, मैं सीधा पॉलिटी के क्वेश्चन पे जाता था, वहाँ चाहे 31 क्वेश्चन है, 40 में ना, फर्स्ट या 90 में, सीधा पॉलिटी के क्वेश्चन पे गया और वहीं से पेपर करना स्टार्ट किया। तो उससे क्या होता था, मेरा स्ट्रेंथ था वो 10 क्वेश्चन करने में आज सही में होता था। तो पहले कम से कम नहीं करूँगा, शुरू के 1 घंटे में, लास्ट में आधे 1 घंटे में कर दूँगा बात है, लेकिन शुरू का 1 घंटा तो अच्छे से रहेगा। तो शुरू के 1 घंटा ही निकालने वाली बात है, फिर तो फ्लो में पूरा पेपर होगा। ये चीज़ मुझे हेल्प करी, बाकी लोगों को बताया, उनको हेल्प करी। इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे 25-25 पे सेट चेंज होता है ना, तो 25 से भी चालू कर सकते हो। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ किसी चीज के बारे में, तो एक से 10 नहीं आए तो 25-26 से चालू कर दो। मैं ऐसे किया था 1-2 बार, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू आप सबको। देखो मेन बात क्या है, इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले, और देखो सबका एक कुछ चीज़ें कॉमन थी, है ना, और कुछ एक डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर बेस भी करती है। तो अगेन इतने पर्सपेक्टिव देने का पीछे रीज़न यही था कि हर एक की अपनी स्टोरी होती है, हर एक की अपनी। सर ने मान लो 60-70 पेपर लगाए, ठीक है, सर मॉडल आंसर के सॉल्यूशन पढ़ते थे, सर एक कोई बैलेंस कर रहा है, तो सबकी अपनी एक स्ट्रैटेजी, और सभी तरीके से क्वालिफाई किया सकते हैं एग्जाम। तो हमें ये नहीं करना है कि भाई एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए, किसी के लिए कुछ क्या क्लिक करती है, किसी के लिए कुछ क्या चीज़ क्लिक करती है, तो सबकी अपनी है। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक मिस्टेक्स है जो सबने बताया, भाई प्रॉपर स्लीप हो, है ना, गलती मत करो गोले भरते वक्त, कुछ चीज़ें बेसिक है। तो आप लोगों को भी अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर भी रखी होगी, एक पीवाई की जैसे कॉमन चीज़ निकल के आ रही थी, है ना। तो यही चीज़ करना है, कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें गलती नहीं करती है, कुछ हमारी यूनिकनेस जो हमें हिट करवाएगी, उस एग्जाम को क्लियर कराएगी, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सेशन तो ओवर हो गया, ठीक है। और हम एक पर्सनल, एक बार आप लोग कुछ पर्सनल डाउट है, आप जो भी हमारे रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात करके अपने आने वाले टाइम में पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे आप डाउट ले सकते हो। अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।